नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में। लास्ट वीडियो में आप सब ने हमारे कोर्स का इंट्रोडक्शन लिया, हमारे कोर्स को समझा। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम इस लेक्चर से हमारे कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारे कोर्स का पहला लेक्चर है। तो चलिए हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, प्रोग्रामिंग की नॉलेज लेने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग एंड व्हाई प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग आखिर होती क्या है और हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों है। व्हाट आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के कुछ ऐसे टाइप्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में भी आज हम सीखने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है, हमें प्रोग्रामिंग में करना क्या होता है, प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। बेसिकली प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस टू मेक सॉल्यूशंस दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा वर्क है जिसमें हम सॉल्यूशंस बनाते हैं और वो सॉल्यूशंस हमारे कंप्यूटर को समझ में आते हैं, जिससे कि उन सॉल्यूशंस पर कंप्यूटर एग्जीक्यूशन कर सके और हमें आउटपुट दे सके। तो फिर आप सोचोगे कि भाई अगर सॉल्यूशंस है हमारे पास तो हमें कंप्यूटर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, अलग से प्रोग्रामिंग क्यों सीखे। मेरे पास एक सेंटेंस है कि ह्यूमंस आर स्मार्ट बट स्लो एंड कंप्यूटर्स आर फंडामेंटली डम बट फास्ट। चलिए इस सेंटेंस को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप जब फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में थे तब आपने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा होगा। आपको फंडामेंटली पता होगा कि अगर आपको दो नंबर दिए गए हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। बट अगर वो दो नंबर बड़े हो, अगर आप मान लीजिए कि कोई बिग दो नंबर दे दिए तो उसका मल्टीप्लिकेशन करने में आपको बहुत टाइम लगता है। ह्यूमंस आर स्मार्ट, ह्यूमंस को पता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, बट स्लो। जब नंबर बड़े होते हैं, बिग नंबर्स आपको दिए जाते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन करने में आपको टाइम लगता है। वैसे ही कंप्यूटर्स आर फंडामेंटली डम, कंप्यूटर को नहीं पता कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है। बट आपको एक ऐसा कोड लिख दिया जिससे आपको दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिले। आपने कंप्यूटर को बता दिया कि तेरे पास ए और बी दो नंबर है, उसका तुझे इस तरह के प्रोसीजर करके तुझे मल्टीप्लिकेशन का आंसर देना है। आपने कंप्यूटर को बता दिया कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है। कंप्यूटर्स आर फंडामेंटली टर्म, उसे पहले से पता नहीं होता कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, बट फास्ट। जब आप अपना इनपुट देते हो, वो दो नंबर आप इनपुट देते हो कंप्यूटर्स को, तो वो कुछ सेकंड्स में ही आपको वो आंसर दे देगा। कंप्यूटर आर फास्ट बट वो फंडामेंटली टर्म होते हैं। हमने प्रोग्रामिंग को इसीलिए सीखना है क्योंकि हम अपना आउटपुट, हम हमारा वर्क जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सके। प्रोग्रामिंग की ज़रूरत हमें इसीलिए होती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। अभी हमने वहाँ बात की कि हमें कंप्यूटर्स को कमांड देना होता है, हमें हमारा सॉल्यूशन कंप्यूटर को देना होता है। कोई एक ऐसी लैंग्वेज भी होनी चाहिए जो कंप्यूटर को समझ में आ सके। जैसे कि हमें हिंदी, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हमें समझ में आती है। कंप्यूटर की भी कोई ऐसी लैंग्वेज होगी ना जो उससे समझ में आती होगी, तो बस उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डेफिनेशन देखें तो programming language is a set of rules to create the programs that can be processed to make computer understandable solution. Programming languages कुछ ऐसे नियमों का सेट है जिस नियमों को हम यूज़ करके, जिस सेट को हम यूज़ करके ऐसे प्रोग्राम लिखते हैं जो कंप्यूटर को समझ में आ सके, जिस प्रोग्राम को कंप्यूटर रन करके उसे एग्जीक्यूट करते हमें हमारा आउटपुट दे सके। बेसिक ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज़ अ लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आती है, उस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के टाइप्स। बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप्स की प्रोग्रामिंग है, प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। इन तीनों टाइप्स के बारे में हम आपको बेसिक इंट्रो दे देते हैं। व्हाट इज़ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस और व्हाट इज़ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो एक एग्जांपल लीजिए कि कोई एक पर्सन है जिसे कार के थ्रू कोई डेस्टिनेशन पे जाना है, तो वो कैसे जाएगा। उसको कुछ ऐसे कौन से स्टेप होंगे जो उसे फॉलो करने होंगे जिससे वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो फर्स्ट, उसे कार की कीज़ लेनी होगी। सेकंड, उसे कार में जाके बैठना होगा।
थर्ड, उसे कार को स्टार्ट करना होगा। फोर्थ, उसे कार को ड्राइव करना होगा। और फिफ्थ, कार को ड्राइव करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना होगा। तो जब वो पर्सन इन पांचों स्टेप को कंप्लीट करता है, तभी वो अपनी डेस्टिनेशन पर कार के थ्रू पहुंच सकता है। सो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी ही है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोसीजर पे डिपेंडेंट होती है। अगर आपने सारे स्टेप सारी की सारी प्रोसीजर सही किए होंगे तो ही आपको आउटपुट मिलेगा। अब वो पर्सन इन 5 स्टेप में से कोई भी एक स्टेप में गलती करता है तो वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। वैसे ही अगर हम प्रोग्राम में कोई बीच में कोई प्रोसीजर में हम गलती कर लेते हैं तो हमें उसे डिबग करना होता है। डिबग मतलब हमें उसे सॉल्व करना होता है। अगर वो स्टेप सॉल्व होगा तभी वो कोड आगे बढ़ेगा और हमें उस कोड का आउटपुट मिलेगा। सो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो फोर्ट्रैन एंड सी। आपको बता दूं कि इस कोर्स में हम सी लैंग्वेज को सीखने वाले हैं। सो उसको सीखने के बाद आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सो सेकंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो नाम से ही पता लग गया होगा कि इस प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखेंगे। सो जो हमने एग्जांपल लिया कि कोई पर्सन को कार के थ्रू कोई डेस्टिनेशन पे जाना है, उसी एग्जांपल को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू समझते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम सभी चीज़ों को ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। जैसे कि वो पर्सन है वो एक ऑब्जेक्ट है, कार की कीज़ है वो एक ऑब्जेक्ट है, कार वो एक ऑब्जेक्ट है, और जो डेस्टिनेशन पर पर्सन को पहुंचना है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। सो अभी हमारे पास ये चार ऑब्जेक्ट है। सो इन चारों ऑब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ हमें प्रोसेस करके कुछ वर्क करके हमें हमारे आउटपुट तक पहुंचना है। तो उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहेंगे। सो ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन। तो ये सब क्या चीज़ें है वो उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, आगे हम सब ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं। सो ये एक बेसिक इंट्रो है तो आप चिंता मत करिएगा, इन सब को हम आगे सीखने वाले हैं। सो लास्ट इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है? सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, इजीली देख के हमको समझ में आ सके इस प्रोग्राम में या इस कोड में हम क्या हमने कंप्यूटर को क्या कमांड दिया है, तो उसे हम देख के ही समझ सके। बेसिक कहूँ तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ब्रेविटी ज़्यादा होती है। अब ब्रेविटी तो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में ब्रेविटी किसे कहते हैं? सो ब्रेविटी मीन्स आपके पास दो कोड है, एक कोड में कुछ 200 लाइन्स है, और वही कोड आपने मान लीजिए 100 लाइन्स में ख़त्म किया, तो जो 100 लाइन वाला कोड है उसकी ब्रेविटी ज़्यादा है। तो वो कोड की लाइंस कम है और वो कम लाइन में आपको वो कोड इजीली अंडरस्टैंड हो चुका है। सो उसे हम ब्रेविटी कहते हैं। सो जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है उसमें ब्रेविटी ज़्यादा होती है। ज़्यादा मतलब हमें उस कोड में वो कोड की लेंथ एक तो कम होगी और वो कोड हमें इजीली अंडरस्टैंड होगा। सो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो फोर्ट्रैन और सी लैंग्वेजेस है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड है। फिर सी प्लस प्लस जावा और पाइथन है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। फिर जेस मतलब जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, हैस्केल वो सब फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। तो ये 3 मेजर टाइप्स थे प्रोग्रामिंग के। अगर आगे बढ़े तो हाँ, यहाँ पे हम कुछ प्रोग्रामिंग टर्म्स को सीखने वाले हैं। हाई लेवल वर्सेस लो लेवल लैंग्वेजेस। दूसरे दो है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। So, what is high level and what is low level languages? So high level languages मतलब जो लैंग्वेज यूज़र के क्लोज़र हो, ह्यूमंस के क्लोज़र हो, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्लोज़र मतलब जो लैंग्वेज ह्यूमंस को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, जो ह्यूमंस को इजीली समझ में आ सके, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। और दूसरी तरफ लो लेवल लैंग्वेजेस है जो मशीन या कंप्यूटर के क्लोज़र होती है, जो मशीन और कंप्यूटर को इजीली अंडरस्टैंड होती है, उसे हम लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि प्रोग्रामिंग में हम मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ हम वर्क करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस के बीच। अ, आगे बात करें तो व्हाट इज़ कंपाइलर एंड व्हाट इज़ इंटरप्रेटर। तो सबसे पहले हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी हो, आप मान लीजिए आपको हिंदी आती है और आपको इंग्लिश सीखनी हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अल्फ़ाबेट ए टू जेड सीखोगे।
फिर उस अल्फ़ाबेट को आप अपने पेन के ज़रिए बुक में लिखोगे और वर्ड्स बनाओगे, उस वर्ड्स को आप सीखोगे। तो मतलब कोई भी लैंग्वेज आपको देख के तो समझ में नहीं आएगी, आपको वो बुक में लिखनी ही पड़ेगी, आप लिख-लिख कर उसको समझोगे। तो वैसे भी हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी है, तो हमें कहीं न कहीं वो लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी ना। तो उस लैंग्वेज को लिखने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, उसे हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं। सो अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर इन दोनों में फ़र्क क्या है? सो कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, एक साथ रन करता है। और वहीं इंटरप्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रन करता है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा? तो कंपाइलर जो होता है वो एक साथ प्रोग्राम को रन करता है, एक साथ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, तो जिससे हमारा टाइम बचता है। फिर जो इंटरप्रेटर है वो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रन करता है। तो अगर मान लीजिए हमारे कुछ 50 लाइन्स का प्रोग्राम है, तो हमने कंपाइलर में डाला तो 50 लाइन एक साथ एग्जीक्यूट होगी और उसके रिलेटेड जो आउटपुट होगा वो हमें मिलेगा। और इंटरप्रेटर है तो वो वही 50 लाइन का कोड है, वही कोड है 50 लाइन्स, बट इंटरप्रेटर उसे लाइन बाय लाइन रन करेगा। मतलब पहले वो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर थर्ड लाइन एग्जीक्यूट करेगा। सो कौन सा बेस्ट है? तो वैसे दोनों ही अच्छे हैं, आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। हम हमारे कोर्स में कंपाइलर का यूज़ करने वाले हैं। अगर हम कंपाइलर के डिसएडवांटेजेस देखें, कंपाइलर में क्या गलत है, तो कंपाइलर में एक चीज़ गलत है कि इसमें कंपाइलर पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ रन करता है। सो प्रोग्राम के बीच में मान लीजिए आपका जो 50 लाइन का प्रोग्राम है वो कंपाइलर ने एक साथ रन कर दिया और बीच में कहीं एरर आई, तो वो आपको आउटपुट नहीं देगा। तो कंपाइलर में ये है कि अगर आपको वो पूरा प्रोग्राम एक साथ रन करेगा और बीच में कहीं एरर आएगी, तो हमें उस एरर को पहले डिबग करना होगा, फिर हमें पूरा प्रोग्राम फिर से रन करना होगा। तो कंपाइलर में ये एक डिसएडवांटेज है। और इंटरप्रेटर में अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो ये लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है। तो इससे अगर कोई एक लाइन में एरर होगी तो उस लाइन के एग्जीक्यूशन के वक्त ही हमें पता चल जाएगा कि इस लाइन में एरर है, हमें ये लाइन को डिबग करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। सो इंटरप्रेटर में वो चीज़ अच्छी है, बट ये इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है, तो हमें टाइम लगता है कोड के आउटपुट तक पहुंचने के लिए। सो ये डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। और इस कोर्स के दौरान हम कंपाइलर को यूज़ करने वाले हैं, ये आपको बता दूँ। तो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले अबाउट द कोर्स, हमने हमारे कोर्स को कैसे स्ट्रक्चर किया। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमने हमारे कोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू सी, तो हम हमारा सी लैंग्वेज को सीखने वाले हैं पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, सो प्रोग्रामिंग के जो फंडामेंटल्स है उसे हम सी लैंग्वेज के थ्रू समझने वाले हैं। फिर कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स है जिसे हम प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम एल्गोरिदम या कोई सॉफ्टवेयर या कुछ भी हम बना सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर को हम सीखने वाले हैं पार्ट 2 में। देन पार्ट 3 में हम सी प्लस प्लस, तो अभी हमने जैसे पहले बात की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो उसे हम सी प्लस प्लस के ज़रिए समझने वाले हैं। तो एंड लास्ट में डेटा स्ट्रक्चर कंटिन्यू मीन्स कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर होंगे जिसमें हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंपलसरी होगी। तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम पार्ट 3 में पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके रिलेटेड जो डेटा स्ट्रक्चर होंगे इसे हम समझने वाले हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हमारी टीम आपको जल्दी आंसर दे देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सबका शुक्रिया हमारा ये लेक्चर पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।